मन के तहखाने। अवनी के साथ ससुराल वाले गलत व्यवहार क्यों करते थे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं आज की कहानी। चाची बरामदा पार करने लगी तो आंगन में गेहूं साफ करती अवनी पर दृष्टि ठहर गई। कमाल है, यह लड़की भी धूप में पानी में कहीं भी बैठा दो चुपचाप बैठी काम पूरा करती रहेगी। सुबह उसके हाथों से गिरकर चायदानी टूट गई थी। उसी के दंड स्वरूप चाची ने अवनी को धूप में गेहूं बीनने का आदेश दिया था। सुबह की धूप अब धीरे धीरे पूरे आंगन को अपनी बाहों में घेरती जा रही थी। चाची ने देखा अवनी का गोरा रंग धूप की हल्की तपिश में और भी चमक रहा था। मन ने कहा, श्रावणी तो इतनी निर्दयी क्यों बन गई, पर उत्तर उसके पास नहीं था। जब वह ब्याह कर इस घर में आई थी तब जेठानी मानसी के रूप रंग को देख धक रह गई थी। वह उनके आसपास भी कहीं नहीं ठहरती थी। मानसी जीजी ने प्यार से उसे बाहों में भर लिया था और एकांत होते ही बोली थी, हमारी कोई छोटी बहन नहीं है, बस 2 भाई हैं, तुम हमारी बहन बनोगी ना। वह मुस्कुराकर आश्वस्त हो गई थी। जिसे अपने रूप का तनिक भी गर्व नहीं, उससे भला कैसा डरना। पर सब कुछ वैसा ही नहीं होता है जैसा व्यक्ति सोचता है। प्रायः किसी भी काम से पहले सास का स्वर उसे आहत कर देता। श्रावणी बेटा, जरा मानसी से भी पूछ लेना कि भरवा टिंडे कैसे बनेंगे। पूरब को अभी तक अपनी भाभी के हाथों के स्वाद की आदत पड़ी है। उसका तन मन सुलग उठता है। कैसे प्यार भरी चाशनी में लपेटकर सास ने उसे जता दिया था कि अभी तुम रसोई में कच्ची हो। श्रावणी धीमे कदमों से आंगन में पहुंची और उसे झंझोड़कर बोली, इतनी देर से बस आधा कनस्तर गेहूं बिना है, चल उठ, रसोई में जाकर नाश्ता कर ले। अवनी चुपचाप उठ गई। श्रावणी जब मन ही मन दयावान होती तब भी क्रोध से ही उसे परेशानी से निजात दिलाती। धूप की ताप से परेशान अवनी को देखकर मन में तो दया उपज रही थी, पर दिखाने से तो मन के तहखाने का सच सामने आ जाता। अतः नाश्ते के बहाने उसे वहां से उठा दिया था। अवनी ने स्टील की छोटी प्लेट हटाकर देखा, 2 रोटियों पर आलू के कुछ टुकड़े रखे थे। वह चुपचाप खाने लगी। छुट्टी का दिन था, वह परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ना चाहती थी, पर अब रसोई के काम का समय हो गया था। उसकी आंखें नम होने लगी। उसी समय पानी लेने विविधा वहां आ गई। उसे खाते देखकर बोली, यह क्या अवनी दीदी, आप रोटी क्यों खा रही हैं? हमने तो ब्रेड पैटीज खाई हैं। अवनी के मन में हलचल मची, पर संभालने की आदत पड़ चुकी थी। उसे बोली, आज हीरा काम पर नहीं आया है तो बासी रोटी कौन खाता? इस महंगाई में अनाज फेंकना नहीं चाहिए। विविधा ने 2-3 डोंगे खोल डाले और ब्रेड पैटीज उनकी प्लेट में रखते हुए बोली, पता है आप बहुत अच्छी गृहस्थन हैं, पर चक्कर तो देखिए। वह पानी लेकर मटकती हुई बाहर चली गई। अवनी की आंखें सदा ऐसे प्रसंगों पर नम हो जाती हैं। विविधा उससे 7 वर्ष छोटी है। जब पूरब चाचा का विवाह हुआ था तब अवनी 5 वर्ष की थी। नई चाची को हुलस हुलस कर देखती, वे टॉफी देती तो झट उनकी गोद में बैठ जाती। चाची आप बहुत अच्छी हैं, वह कहती। श्रावणी तब उसे बहुत प्यार करती थी। 2 वर्ष पूरे होते होते ही विविधा आ गई तो अवनी फूली नहीं समाई। स्कूल से आते ही उसके साथ खेलने लगती। कभी कभी चाची उसे टोकती, देख संभल कर, गिरा मत देना। माँ सामने होती तो आगे बढ़कर उसका हाथ विविधा की गर्दन के नीचे लगाकर कहती, देख बेटा, छोटे बच्चों को ऐसे संभाल कर गोद में उठाते हैं। अवनी को जब भी अतीत याद आता वह उदास हो जाती। दादी जब बहुत बीमार थी तब वह उनसे कहती, दादी आप कब ठीक हो जाएंगी? पता नहीं रानी, ठीक हो जाऊंगी या जाने का समय आ गया है। दादी खांसते हुए कहती, कहाँ जाना है दादी? वह भोलेपन से पूछती तो दादी की आंखों के कोर भीग जाते। तुम्हारे दादाजी के पास। दादी दुख से शून्य में देखते हुए बोलती। तब तक वह इतनी बड़ी हो चुकी थी कि जन्म और मृत्यु का अर्थ समझ सकती थी। उसे पता था कि दादाजी अब इस संसार में नहीं है। नाश्ता करके उसने प्लेट धोकर रख दी। तभी चाची आ गई। बोली, अवनी जितना आटा है गूंथ कर रोटी बना लेना। दाल हमने बना दी है, गोभी आलू भी बना लेना। जी चाची।
सब हो जाएगा, उसने सादगी से कहा। चाची कमरे में पहुंची तो विविधा ने घेर लिया। मम्मी, आप ऐसा क्यों करती हैं? उसने कहा। क्या कैसा करती हूँ? श्रावणी ने पसीना पोंछते हुए पूछा। दीदी को बासी रोटी क्यों दी? श्रावणी के चेहरे पर हल्की सी घबराहट उभर आई। वह विविधा के समक्ष लज्जित होना नहीं चाहती थी। अपने आप को संभालती हुई बोली, कल को उसका विवाह होगा और वहां बासी भी खाना पड़ा तो उसे दुख तो नहीं होगा? यह तो कोई बात नहीं हुई। ऐसे घर में क्यों करोगी उनकी शादी? उनके लिए खूब अच्छा घर खोजना, विविधा ने कहा तो वह खींचते हुए बोली, इतना दहेज कहाँ से लाएंगे? विविधा जाते जाते ठिठक कर बोली, इतनी सुंदर है दीदी, उन्हें तो कोई बिना दहेज के भी ब्याह लेगा। श्रावणी के मन पर किसी ने जैसे पत्थर मार दिया। वह जब से ब्याह कर आई यही सुनती रही। बड़ी बहू बहुत सुंदर है, उसकी बेटी भी माँ पर ही गई है। कभी पड़ोसिनें कहती, कभी रिश्तेदार। वह डूबते मन से सुनती रहती। पूरब अक्सर कहता रहता, भाभी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, उनके हाथों में तो जादू है जैसे। माँ जी तो खाने की मेज पर बैठते ही पूछती, मानसी बेटा आज क्या बनाया? हालांकि यह सब जानकर नहीं होता था, पर ये अप्रत्यक्ष सी टिप्पणियां उसका सर्वांग आहत कर जाती। वह अपमानित सा महसूस करती स्वयं को। साड़ी वाला साड़ियां लेकर प्रायः घर पर ही आया करता था। माँ जी स्वयं ही साड़ियां चुनती और कहती, ये कत्थई रंग तो अपनी मानसी पर खूब खिलेगा, श्रावणी बेटा तुम पर यह हल्का नीला रंग फबेगा। वह उदास हो जाती। लगता यह सीधा प्रहार है उसके साधारण रूप रंग पर। मन के अंदर ईर्ष्या की ज्वाला सी धधकने लगती। जब एक दिन कार दुर्घटना में जेठ जेठानी की अचानक मृत्यु हो गई तो पूरे घर पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। कुछ वर्ष पहले ही माँ जी की मृत्यु भी हो चुकी थी। लाख ईर्ष्या थी, पर उस हादसे ने उसे किंकर्तव्य विमूढ़ कर दिया था। वह बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। उसे जेठानी जी का चेहरा अक्सर याद आता रहता। सोचती, इतने थोड़े समय का साथ था, पर मैं ना समझ उनसे चिढ़ने में ही लगी रही। धीरे धीरे मन को शांत कर सकी थी। जब सुध आई तो सामने पहाड़ की तरह एक उत्तरदायित्व उसे परेशान करने लगा। क्या होगा अवनी का? जैसे ही उसे सीने से लगाती तो अतीत के कई स्वर उसे आंदोलित करते और वह पुनः विक्षिप्त सी हो उठती। विवाह की पहली रात ही पूरब ने कहा था, श्रावणी हम चाहते हैं कि तुम्हारा मीठा स्वभाव उसी तरह माँ के मन पर राज करे जैसे भाभी का करता है। प्रथम मिलन के समय अपने पति से मीठी प्यारी बातों के स्थान पर ऐसी बात उसे आश्चर्यचकित कर गई। वह कह रहा था, भैया भाभी ने इस घर के लिए बहुत से त्याग किए हैं, पर कभी भी उलहना नहीं दिया। पूरब ने उसे बताया कि कैसे बाबूजी के कम वेतन में इस घर में दरिद्रता का राज था। भैया ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ कुछ ट्यूशन ले रखी थी ताकि घर की स्थिति में भी सुधार आए और वह पढ़ाई भी पूरी कर लें। भैया की लगन और परिश्रम से उन्हें एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। घर में सुख के छोटे छोटे पौधे लहराने लगे। जब भाभी ब्याह कर आई तो उन्होंने भी हर प्रकार से घर के हितों का ही ध्यान रखा। उन्हीं की जिद से मैं MBA कर सका और आज एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। श्रावणी को याद है कि कैसे अपनी उबासियों को रोककर उसने सारी बातें सुनी थी। उस रात की मर्यादा बनाए रखने के लिए उसने मन का उफनता हुआ लावा सदा मन में दबाए रखा। जब जेठ जेठानी चले गए तो वह लावा समय असमय अवनी पर फूटने लगा। अवनी के विवाह के नाम पर जेठ जेठानी ने बहुत पहले से ही एक पॉलिसी ली थी, जिसे अब निश्चित समय पर आगे बढ़ाना पूरब के जिम्मे था। जब तक अवनी 20 वर्ष की होगी उसके विवाह के लिए अच्छी रकम जमा हो चुकी होगी। फिर भी समय समय पर अवनी के विवाह की चिंता दिखाने बैठ जाती। इस महंगाई में अपनी बेटी का विवाह करना ही कठिन है। ऊपर से जेठानी की बेटी का भी सब कुछ हमें ही संभालना है। उसकी बातों से आस पड़ोस की महिलाएं बहुत प्रभावित हो जाती, लेकिन पूरब खींच उठता, जो श्रावणी को सहन नहीं होता था। पूरब कहता, भैया सिर्फ अवनी के लिए ही नहीं, अपनी विधु के लिए भी छोड़ गए हैं, दोनों उसमें ब्याह जाएंगी। श्रावणी खींचकर कहती, मेरे पास बहुत काम है, तुम्हारी भैया भाभी स्तुति सुनने का समय नहीं है। अवनी पढ़ाई में बहुत तेज थी, घर के सारे काम निपटाकर अपनी पढ़ाई पूरी करती। कभी विविधा कुछ पूछती तो उसे भी पढ़ाने में समय देती। एक दिन श्रावणी की दूर की मौसी का फोन आया कि वे अपने पुत्र के लिए लड़की देखने आ रही हैं
उनका एक ही पुत्र था। 2 बेटियों का विवाह कर चुकी थी। अब पुत्र का शीघ्र विवाह करना चाहती थी ताकि कनाडा जाने से पूर्व उसके पैरों में बेड़ियां डाल दें। श्रावणी ने अवनी से कहा, मेरी दूर की मौसी आ रही हैं, पहली बार आएंगी, खूब खातिर करना। विविधा ने तुरंत टोका, फिर दीदी कॉलेज कब जाएंगी? हम सब कर लेंगे चाची, आप चिंता ना करिए। श्रावणी ने विविधा को क्रोध से देखकर कहा, तुम्हारी तरह आलसी नहीं है अवनी, सब कुछ मैनेज करना जानती है। कहने को तो वह कह गई, पर तुरंत उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अवनी से काम करवाने के चक्कर में अपनी बेटी पर कटाक्ष कर बैठी। वह मन ही मन अपनी नासमझी पर विकल हो उठी। ना चाहते हुए भी बहुत कुछ हो जाता है और उस सब की जिम्मेदारी उसी पर है। अपना हाथ एक साथ दोनों पर रखकर बोली, हमारा मतलब है कि आज भी अपनी दीदी का हाथ बटाओ और सीख लो कि कैसे वह सब बनाती हैं। अपनी गलती सुधारती श्रावणी तीव्रता से बाहर चली गई। मौसी आई तो उनका पुत्र अनिकेत भी साथ आया। उसने बहुत जल्दी हर एक का मन जीत लिया। भोजन करने बैठे सब तो मौसी ने खूब प्रशंसा आरंभ कर दी। श्रावणी बोली, दोनों बहनों ने मिलकर बनाया है। नहीं आंटी, विविधा तुरंत बोली, यह सारा खाना दीदी ने बनाया है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी गृहस्थन हो बेटा। मौसी ने प्यार से अवनी को देखा। तुम्हारा नाम क्या है? जी अवनी। पढ़ती हो? मौसी ने अगला प्रश्न उछाल दिया। बीए फाइनल में, अवनी ने धीरे से कहा। काश वह लड़की भी तुम्हारी ही तरह गुणी हो जिसे हम लोग अनिकेत के लिए देखने जा रहे हैं। मौसी और अनिकेत के जाने के बाद अवनी कॉलेज चली गई। उसके 2 पीरियड छूट चुके थे। शाम को जब घर पहुंची तो घर में बहुत सन्नाटा था। मौसी और चाची धीरे धीरे कुछ बोलकर चुप्पी साध लेती थी। अनिकेत समाचार पत्र पकड़कर लगातार कुछ सोच रहा था। अवनी ने पुस्तकें रखी और चाची के पास जाकर बोली, चाय बनाऊं? मौसी ने चौंककर उसे देखा। उनकी आंखों में जाने क्या था। श्रावणी ने कहा, हाँ, साथ में कुछ गरम गरम पकौड़े भी बना लो। अवनी लौटी तो उसने सुना मौसी कह रही थी, कितनी प्यारी और शांत स्वभाव की है तुम्हारी अवनी। रात तक अवनी को उन लोगों की चुप्पी का कारण पता चल गया था। इन लोगों को तो लड़की पसंद थी, पर उस लड़की ने एकांत में अनिकेत से कहा कि वह किसी से प्यार करती है। माँ बाप जबरन उसकी शादी करवा रहे हैं। विविधा ने ये सारी बातें करते मौसी और माँ को सुना था और अवनी को बताने चली आई थी। अवनी के काम में हाथ बटाते हुए वह निरंतर कुछ ना कुछ बोलती जा रही थी। अवनी मन ही मन में सोच रही थी कि वह लड़की कितनी बहादुर है जिसने सच को इस तरह सामने रख दिया। खाने की मेज पर सब बैठे तो मौसी ने कहा, अवनी बेटा, तुम भी हमारे साथ बैठो, आप खाइए, हम गरम गरम फुलके सेक रहे हैं। मौसी ने उसे बहुत हसरत से देखा और अचानक बोली, श्रावी, अपनी अवनी हमें दे दो। फिर उन्होंने अनिकेत से कहा, क्यों अनी? अवनी हमें बहुत पसंद है, तुम्हारे लिए मांग लें? रसोई में कदम रखते रखते अवनी ने सुना तो ठहर गई। पूरा शरीर सिहर उठा। चाची से पहले चाचा ने कहा, आपकी ही बेटी है मौसी, जब चाहे अपना बना ले। लेकिन अवनी से भी तो पूछिए। अचानक उसे अनिकेत का यह स्वर सुनाई दिया। इस असंभव सी बात पर वह आश्चर्यचकित भी थी और प्रसन्न भी। मन उत्तेजना से धड़क रहा था। क्या यह कोई सपना है? मौसी ने अगली बार उसके आते ही अवनी को अपनी बगल में बैठा लिया। बैठो बेटा, रोटी श्रावी बना लेगी। उनकी बात पर श्रावणी घबराकर उठ गई और अवनी को बैठना पड़ा। मौसी ने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, एक बात सच सच बताना, हमारा अनिकेत कैसा है? अवनी ने धीरे से पलकें उठाई। अनिकेत मुस्कुरा रहा था। उसे घबराहट सी होने लगी। अचानक आए ये अनोखे पल उसे आवाक कर रहे थे, पर स्थिति का सामना तो करना था। उसने अपने चाचा की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, अच्छे हैं। इससे शादी करोगी? मौसी ने फिर पूछा। घबराकर उसने फिर चाचा की ओर देखा। उन्होंने हाँ का संकेत दिया तो गर्दन झुकाते हुए लजाकर उसने हाँ में हिला दी। थैंक यू अवनी। अचानक अनिकेत का स्वर उसके कानों में गूंजा। मुझे तो पहली ही नजर में आप पसंद आ गई थी। मौसी ने आश्चर्य से उसे देखा, फिर बोली, अरे तो पहले ही क्यों नहीं कहा? हम वहां जाते ही नहीं। अनिकेत ने संकोच से उधर देखा। माँ, मैं आपका वचन तोड़कर कभी कुछ नहीं करना चाहता हूँ। आपने अपने वहां जाने की सूचना उन्हें दे रखी थी।
वाह बेटा, पूरब ने झट से कहा। आजकल ऐसी अच्छी सोच कहाँ देखने को मिलती है। श्रावणी मन ही मन सोच रही थी कि जेठ जेठानी अकेली छोड़ गए बेटी को, पर देखो तो घर बैठे विदेश में बसा लड़का मिल गया। पता नहीं हमारी बेटी का क्या होगा। पूरब को उसकी खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी, पर वह कुछ कहकर उसके मन को दुखी नहीं करना चाहता था। सारी स्थिति को स्वयं ही संभालते हुए उसने कहा, मौसी, आपका बेटा हमें भी बहुत पसंद है। अब आप आज्ञा दें तो शगुन देकर इसे अपना बना लें। मौसी ने तुरंत कहा, यह तुम्हारा ही है पूरब। प्रसन्नचित पूरब रसोई में जाकर श्रावणी से बोला, श्रावी चलो अपनी बेटी के शगुन की रस्म पूरी करो, तुम्हें ही माँ और चाची का फर्ज निभाना है। श्रावणी कुछ कहने जा रही थी, पर उसी समय विविधा आ गई तो उसने मन की बात बाहर नहीं निकाली। विविधा आते ही श्रावणी से लिपट गई, बोली, हाय मम्मी, अवनी दी अब हमें छोड़कर चली जाएंगी। श्रावणी के मन में अचानक कुछ घनघना उठा। इतने वर्षों से इस घर का हर काम अवनी ने ही संभाला हुआ था, अब क्या होगा, कैसे होगा। श्रावणी ने विविधा और पूरब को देखा। वह बोला, विवो ठीक कह रही है, बहुत थोड़ा समय है जिसमें हमें अभी को जी भर कर लाड देना है। पूरब जैसे ही घूमा, देखा द्वार पर अवनी खड़ी थी और उसके आंसू झरने लगे थे। बाहर क्यों खड़ी है, चल अंदर आजा, अचानक श्रावणी ने कहा। वह सुबकती हुई आई तो श्रावणी ने आंचल से उसके आंसू पोंछ डाले। आज तो खुशी का दिन है, फिर रो क्यों रही है। अवनी उनके गले से लग गई तो धीरे धीरे श्रावणी ने भी उसे बाहों में भर लिया। चुप हो जा और विभू इसे अच्छी सी साड़ी पहनाकर तैयार कर, हम अनिकेत के टीके की थाली बना रहे हैं। पूरब जा चुका था। विविधा अवि को लेकर चली गई तो अचानक श्रावणी ने कहा, बेटा अवि, मेरी किसी बात का दुख न मानना, मैं तो हूं ही पगली, कभी यह भी नहीं सोचा यह तो पराया धन है, इसे जी भर कर प्यार कर लूं। नहीं चाची, आप तो हमें घर गृहस्थी के योग्य बनाना चाहती थी, यह तो माता पिता ही सिखाते हैं। श्रावणी ने भारी आंखों से उसे देखा, एकदम अपनी माँ जैसी सादगी से भरी हुई। अवनी चली गई तो श्रावणी जल्दी जल्दी थाली सजाने लगी। उसके हाथ तीव्रता से चल रहे थे और उसी रफ्तार से वह सोच में डूब गई। आखिर वह इतनी दिनों से किससे चिढ़ रही थी, उस जेठानी से जिसने सदा उसे छोटी बहन माना। यह क्रोध क्या उसे इसलिए सताता रहा कि सास क्यों जेठानी को अधिक प्यार करती थी, या इसलिए कि वह क्यों नहीं उनकी तरह सामर्थ्य थी। तो फिर क्यों अवनी को भी उसी क्रोध का शिकार बना डाला। मन के बवंडर को संभालते हुए वह टीके की थाली लेकर बाहर आ गई। विविधा भी तब तक अवनी को लेकर आ गई थी। सुनहरे बॉर्डर वाली लाल जरीदार साड़ी में अवनी एकदम राजकुमारी लग रही थी। मौसी ने उसे अपने बगल में बैठा लिया और लाड़ से उसे देखते हुए शनील का डब्बा खोलकर सुंदर सा हार उसके गले में पहना दिया। माथे पर रोली का टीका लगाकर बोली, श्रावणी तुम्हारी बेटी अब हमारी हुई। श्रावणी का मन धक से रह गया। एक बार फिर वह किसी अपने को खोने जा रही थी, तो क्यों नहीं उसे कभी जी भरकर प्यार कर पाई। श्रावणी देर से जिस बवंडर से जूझ रही थी वह आखिर बांध तोड़कर बह निकला। बहुत भोली है हमारी बेटी, इसे हम बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे श्रावणी, मौसी ने बीच में ही टोका। अवनी ने पलके उठाकर रोती हुई चाची को देखा तो उसका मन भी भर आया। श्रावणी अनिकेत को टीका करने लगी तो उसने कहा, आपसे वादा करता हूँ इन्हें कभी मायके की कमी महसूस नहीं होने देंगे। अवनी को लग रहा था जैसे वह कोई स्वप्न देख रही हो। आखिर इतना प्यार चाची ने कहाँ छुपा रखा था और क्यों छुपा रखा था। जाने कितने द्वंद्व श्रावणी के अंतर्मन में छुपे हुए थे जो बूंद बूंद बनकर रिसने लगे थे। अवनी ने देखा और उनके गले से लग गई। एक कांपता सा रुदन उसके कंठ से भी फूट निकला था। छोटी माँ। श्रावणी के स्वर गायब से हो चुके थे, फिर भी लरसती ध्वनि से कह गई, क्षमा कर देना मेरी बच्ची। अवनी के आंसुओं से उसका कंधा भीग गया था और अवनी अस्फुट स्वरों में फुसफुसा रही थी, माँ कभी क्षमा नहीं मांगती हैं, बस आशीर्वाद देती हैं। अवनी के ये अस्फुट शब्द श्रावणी के अंतर्मन को हुलसाते हुए चले गए। ये कैसा मधुर सा एहसास था किसी को अपना पूरी तरह बना लेने का। काश
मन के दरवाजे बहुत पहले ही खोल दिए होते, उसने प्रफुल्लित मन से अवनी का माथा चूम लिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।